वेलकम बैक दोस्तों। तो मूवी का नाम है अजीब दास्तान। ये मूवी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। इस मूवी में ओवरऑल से 4 अलग अलग कहानियां हैं और टाइटल ही की तरह ये चारों कहानियां कुछ अजीब ही है। तो कहने को तो कुछ भी नहीं है, लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। तो पहली कहानी का नाम है मजनू। कहानी की शुरुआत होती है एक बंदे से और इसका नाम होता है बबलू। और आज बबलू की शादी हुई है और इसकी दुल्हन का नाम होता है लेपाक्षी। तो बबलू लेपाक्षी के पास आकर कहने लगता है कि ये शादी इसकी मर्जी के खिलाफ हुई है और मैं तुम्हें प्यार नहीं दे सकता। मैं पहले किसी और से प्यार करता था और मैं अभी तक उसे भुला नहीं पाया। उसी तरह बबलू लेपाक्षी को इस घर की मर्यादा की सम्मान करने के लिए कहता है। तो इसी तरह से 3 साल बीत जाते हैं। उसके बाद एक बंदे का इंटरेक्शन होता है और ये बंदा बबलू के पास काम कर रहा होता है और उसी तरह ये बंदा लेपाक्षी से बहुत प्यार करता है। और आज लेपाक्षी का बर्थडे है, इसलिए ये बंदा लेपाक्षी को एक सेक्सी नाइटी गिफ्ट करता है और वो नाइटी पहन के इसके सामने आने के लिए कहता है। तो लेपाक्षी उसी तरह से उस नाइटी को पहन के इस बंदे के सामने आती है। लेकिन तभी वहाँ पर बबलू और उसका भाई गोपाल आ जाते हैं और इस बंदे को पकड़ लेते हैं। ये देखकर ये बंदा बहुत डर जाता है और गोपाल से माफी मांगने लगता है। लेकिन बबलू उस बंदे को माफ नहीं करता। बबलू उस बंदे को किसी जगह पर लाके उल्टा लटका के तेल में जला देता है। तो उसी घर में बबलू का एक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है मिश्रा। और आज मिश्रा इन सारे लोगों को मिठाई बांट रहा होता है क्योंकि मिश्रा का बेटा जिसका नाम होता है राज, उसे लंदन में जॉब लग गई है और साल का उसे 15 लाख रुपए मिल रहा है। यह सुनने के बाद बबलू मिश्रा को उसके बेटे को कोठी पर लाने के लिए कहता है। तो दूसरे दिन राज उसी तरह से गोपाल के पास आता है और लेपाक्षी की नजर राज पर पड़ती है, जो एक ही नजर में लेपाक्षी इसकी लट्टू हो जाती है। और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलता है कि कई साल पहले बबलू ने मिश्रा की टांग तोड़ी थी क्योंकि मिश्रा ने बबलू की कार को डैमेज दिया था। और राज वो सारी गलती अपने बाप की ही मानता है और इसीलिए बबलू ने मिश्रा की टांग तोड़ी थी। और इसी तरह राज बबलू को रोलेक्स की घड़ी गिफ्ट करता है। और तभी वहाँ पर लेपाक्षी आती है और राज से आंखों में आंखें डालकर बात करने लगती है। लेकिन राज अपनी आंखें नीचे झुका लेता है और बहुत ही सम्मान के साथ लेपाक्षी को भाभी बोलने लगता है। खैर जब ये सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो बबलू राज को यहीं पर रुकने के लिए कहता है। मतलब राज लंदन ना जाते हुए वो इसी के पास काम करे और बबलू राज को साल का 25 लाख रुपए देने की बात करता है। तो खैर फाइनली राज मान जाता है बबलू के लिए काम करने के लिए। और जब राज वहाँ से जा रहा होता है फिर से लेपाक्षी इसके सामने आती है और राज को इधर उधर टच करने लगती है। लेकिन राज अपनी नजरें नीचे ही रखता है और लेपाक्षी की हर एक हरकत बबलू देख रहा होता है। लेकिन बबलू लेपाक्षी को कुछ भी नहीं कहता क्योंकि बबलू खुद लेपाक्षी को खुशी नहीं दे पाया। खैर घर आने के बाद मिश्रा राज को डांटने लगता है कि सालों तक मिश्रा ने बबलू के पास काम किया, उसकी गुलामी करता रहा, अब तू भी उसकी गुलामी करता रहेगा। मैंने तुम्हें पढ़ाया बाहर लंदन जाके जॉब करे, हमारी जिंदगी बदल दे। लेकिन राज अपनी ही बात पे टिके रहता है कि वो बबलू के पास ही काम करेगा। खैर उसी दिन रात राज और उसके फ्रेंड से गपशप मारने लगते हैं और इसी बातों ही बातों में राज अपने फ्रेंड को ये बताता है कि जो राज ने बबलू को गिफ्ट की थी वो नकली घड़ी थी। और उसी तरह राज अपने फ्रेंड से बबलू और लेपाक्षी के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है। तो इसे ये बात पता चलती है कि इन दोनों में दरार है क्योंकि अब तक इन दोनों की कोई संतान नहीं हुई। और यहाँ पर हमें एक और बात भी पता चलती है कि एक्चुअली राज ऊपर से लेपाक्षी को भाभी मान रहा होता है लेकिन इसके दिल में अंदर कुछ और ही है। खैर दूसरे दिन राज अपने काम पे जाता है जहाँ पर राज बबलू और गोपाल को न्यू इन्वेस्टमेंट आइडियाज बताने लगता है कि वो अपने पैसों को न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें ताकि साल भर का अच्छा रिटर्न आएगा और ये काम राज देख लेगा। तो बबलू राज की बात को मान लेता है। तो इसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन लेपाक्षी किसी जगह पर होती है, वो पानी पी रही होती है और तभी वहाँ पर राज आता है। राज को देखकर लेपाक्षी बाहर चली जाती है। लेपाक्षी बाहर जाने के बाद राज लेपाक्षी की पी हुई गिलास को अपने हाथ में उठाता है उससे पानी पीने के लिए। और तभी ये चीज लेपाक्षी देख लेती है और राज से सवाल करने लगती है कि तुम अपना ऊपर का दिखावा बंद करो, क्यों आए हो मेरी जिंदगी में, यहाँ पर क्यों रुके हो। लेकिन इसके बावजूद भी राज अपनी नजरें नीचे ही रखता है और लेपाक्षी को भाभी कहकर ही बुलाने लगता है। ये देखकर लेपाक्षी राज से नाराज हो जाती है। खैर एक दिन बबलू किसी काम से बाहर जाता है और यही बात वो राज को कॉल करके बताता है। तो ये जानने के बाद राज लेपाक्षी के पास आता है, उसे किस करने लगता है और लेपाक्षी भी आगे बढ़ने लगती है। इस तरह से हर रोज ये दोनों मुलाकात करने लगते हैं। और एक दिन लेपाक्षी राज से पूछने लगती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो राज कहता है हाँ। और लेपाक्षी इस घर को छोड़ के दूर जाना चाहती है राज के साथ और इसके लिए लेपाक्षी ने 2 टिकटें भी बुक कर ली है।
तो राज भी मान लेता है लेपाक्षी के साथ जाने के लिए। खैर जब बबलू अपने घर आता है तो एक बंदा बबलू को एक पोस्ट देता है, एक कुरियर देता है। जब बबलू उस कुरियर को ओपन करता है तो इसके तो होश ही उड़ जाते हैं और राज के पास आकर कहने लगता है, राज फौरन तुम मेरे साथ आओ। लेकिन राज कहने लगता है, भैया आज मेरे मम्मी पापा कानपुर जा रहे हैं, मैं बस स्टैंड जाके मम्मी पापा को बस चढ़ा के आपके पास आता हूँ। उसके बाद राज अपने माँ बाप को लेकर बस स्टैंड जाता है, उन दोनों को बस चढ़ाता है और वहाँ से वो बबलू के पास आता है। और यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है, वो ये है कि बबलू गे है और बबलू धीरे धीरे राज के पास आता है उसे किस करने के लिए, लेकिन राज दूर हटने लगता है और बबलू अपनी फ्लैशबैक की कहानी बताने लगता है कि जब बबलू टीनेज में था इसके साथ एक और बंदा था जो बबलू उस बंदे को बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं कैसे बबलू के फादर को इसके बारे में पता चल चुकी थी और रातों रात बबलू के फादर ने उस बंदे को और उस बंदे की फैमिली को गायब कर दिया और बबलू एक समझौते के लिए लेपाक्षी से शादी की। और उसी तरह बबलू वो फोटोग्राफ्स राज को दिखाने लगता है जहाँ पर उस फोटोग्राफ्स में गोपाल और लेपाक्षी के फोटोज होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये फोटोग्राफ्स राज ने ही बबलू को भेजा था मैनिपुलेट करके। मतलब जब राज और लेपाक्षी ये दोनों मिला करते थे उस वक्त राज इन दोनों की फोटो खींची थी और उन फोटोग्राफ्स को मैनिपुलेट करके राज गोपाल की तस्वीर लगा दी वहाँ पर। बबलू राज से कहने लगता है कि राज ये बहुत बड़ा धोखा है, तुम लेपाक्षी को मार दो और मैं गोपाल को मार दूंगा, हम दोनों हंसी खुशी एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। उसके बाद इस तरफ लेपाक्षी अपने सारे गहनों को उतारती है राज के साथ जाने के लिए और इस तरफ राज भी अपना लगेज वगैरह बांध के बस में बैठ जाता है और दूसरी तरफ बबलू गोपाल को मारने पीटने लगता है वो फोटोग्राफ्स दिखा के। और तभी राज बबलू को एक वीडियो क्लिप सेंड करता है जहाँ पर राज और लेपाक्षी के असली तस्वीरें होते हैं और उसे कहने लगता है कि गोपाल बेगुनाह है, मैंने ही उसे फंसाया है। और राज ऐसा इसलिए किया था कि कुछ सालों पहले बबलू ने राज के फादर की टांग तोड़ी थी और वो बात अभी भी राज के दिल में बसी हुई थी और उसी का बदला ले रहा है ये। और इसी तरह जाते जाते राज बबलू के पैसों में से 10 करोड़ का घोटाला किया और जब तक बबलू राज को और राज की फैमिली को ढूंढने की कोशिश करेगा तब तक राज और उसकी फैमिली लंदन जा चुके होंगे। इस तरफ बेचारी लेपाक्षी रेलवे स्टेशन के पास राज का इंतजार कर रही होती है लेकिन राज नहीं आता। लेकिन तभी वहाँ पर बबलू आता है और लेपाक्षी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लेपाक्षी बबलू से कहने लगती है कि ये माँ बनने वाली है। और यहाँ पर बबलू को राज की वो बात याद आती है कि राज का एक उसूल होता है कि जब कभी भी राज किसी से लेता है तो वह पलट के कुछ न कुछ जरूर दे के जाता है। तो राज ने बबलू के पास से 10 करोड़ का घोटाला किया और बदले में इन दोनों को एक संतान दी ताकि इनके खानदान में जो धब्बा है वो मिट जाए। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दूसरी कहानी का नाम है खिलौना। तो कहानी की शुरुआत में ही कुछ बंदे किसी एरिया के पास आकर उस एरिया का करंट काट देते हैं। उसके बाद एक बच्ची और एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है। बच्ची का नाम है बिन्नी और बंदे का नाम है सुशील जो एक कॉलोनी के बाहर आयरन का काम करता है। और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि ये पुलिस ऑफिसर बिन्नी से सवाल कर रहा होता है। मतलब ये कहानी कभी पास्ट कभी प्रेजेंट में चल रही होती है। बिन्नी की एक बड़ी बहन होती है और उसका नाम होता है मीनल जो घर घर जाके काम करके पैसे इकट्ठा करके बिन्नी को पढ़ा रही होती है। आप मीनल के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो मीनल हाउस ओनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि वो बस ऊपर का दिखावा करने लगती है कि मीनल काम कर रही है, हालांकि मीनल की सारी दुनिया बिन्नी ही होती है। फिलहाल मीनल एक औरत के घर में काम करती है जो एक बांझ होती है, मतलब इनके घर में कोई बच्चा नहीं है। और कहानी के स्टार्टिंग में जिस एरिया की पावर गई थी वो एरिया मीनल का ही था। तो मीनल अपनी प्रॉब्लम इस औरत को बताने लगती है कि आप प्लीज मोहल्ले के सेक्रेटरी से बात करके हमारे मोहल्ले की पावर ऑन कर दीजिए। तो आभा मीनल से कहने लगती है कि रिसेंटली इस सोसाइटी का एक नया सेक्रेटरी बना है, उसका नाम है विनोद, तो मुझसे बात करो। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर एक पुलिस वाली मीनल को पुलिस स्टेशन लाती है। मतलब एक्चुअली यहाँ पर एक इंसिडेंट पेश आया है और पुलिस इसी इंसिडेंट के बारे में पूछताछ कर रही होती है। और इसी पूछताछ के दौरान वो पुलिस वाली मीनल से ये सवाल करने लगती है कि सुशील के साथ क्या संबंध है तुम्हारे। और तभी वहाँ पर पुलिस सुशील को भी पुलिस स्टेशन लाती है और वो पुलिस वाली मीनल से फिर से ये सवाल पूछने लगती है कि कब से काम शुरू किया विनोद के घर में। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर मीनल और बिन्नी अपना काम खत्म करके सुशील की दुकान आते थे सुशील से बात करने के लिए। लेकिन विनोद को ये बात पसंद नहीं कि मीनल सुशील की दुकान पे आए। और तभी वहाँ पर विनोद आता है और मीनल विनोद को बधाई देने लगती है क्योंकि उनके घर में बच्चा होने वाला है। और इसी तरह मीनल एक नए काम की तलाश में है। तो विनोद मीनल को कल से काम पे आने के लिए कहता है। और इसी तरह हर रोज रात सुशील मीनल के घर आता है और इन दोनों में कांड होने लगता है
और मीनल विनोद के घर जॉब इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि विनोद उस मोहल्ले का सेक्रेटरी है और उसी ने मीनल की मोहल्ले की बिजली काट दी है। मीनल के घर में एक छोटी सी टीवी होती है और बिन्नी उसी टीवी को देखते हुए सोती है और बिजली ना होने की वजह से मीनल के घर में ना लाइट होती है, ना टीवी होती है, ना फैन होता है। खैर दूसरे दिन मीनल विनोद के घर जाती है काम स्टार्ट करने के लिए और विनोद की वाइफ का बहुत ख्याल करने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और विनोद मीनल को कुछ अलग ही नजर से देख रहा होता है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर पुलिस सुशील को मारने पीटने लगती है और सुशील की आवाजें मीनल भी सुन रही होती है और वो पुलिस वाली मीनल से पूछने पर मीनल उस पुलिस वाली से कहने लगती है कि सारा कांड आभा का ही है क्योंकि आभा बांझ है ना मैडम, वो जल्दी है, उसी ने सब कुछ किया होगा मैडम। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर आभा विनोद के घर आती है और मीनल आभा को चाय वगैरह देती है। ये देखकर आभा मीनल से सवाल करने लगती है, अरे भाई जब से तुमने इस घर को ज्वाइन किया तुम मुझे भूल गई, मेरे घर को भूल गई। तो मीनल आभा से कहने लगती है, अरे दीदी पेट से है ना, इसीलिए कुछ ज्यादा ख्याल करना पड़ता है, जब आप भी पेट से होंगी ना तो मैं वापस आपके घर आ जाऊंगी। मीनल की ये बात सुनने के बाद आभा को थोड़ी बहुत चुभने लगती है। खैर और कुछ दिन गुजरने के बाद विनोद के घर एक बच्चा पैदा होता है और मीनल उस बच्चे को झूठा प्यार जताने लगती है और रात होने के बाद बिन्नी यही बात मीनल से यह सवाल पूछने लगती है कि बहुत प्यार आ रहा था उस ललन पर। तो मीनल बिन्नी से कहने लगती है, प्यार वगैरह कुछ नहीं करती मैं, उस बच्चे का डायपर वगैरह मैं साफ करूं और वो लोग बस उस बच्चे को खेलने के लिए अपनी गोदी में लेते हैं, मुझे लगता है वो तो उनका बच्चा नहीं, वो तो उनका खिलौना है। खैर सुबह एक दिन विनोद मीनल के पास आकर उससे सवाल करने लगता है, क्या तुम्हारे घर में बिजली चाहिए? तो मीनल कहती है, हाँ साहब जी प्लीज लगवा दो। यह सुनने के बाद विनोद धीरे धीरे मीनल के करीब जाता है और तभी मीनल की नजर बिन्नी पर पड़ती है और मीनल विनोद के पास से हट जाती है। वहाँ से मीनल और बिन्नी सुशील के पास आते हैं और जो कुछ हुआ वो सुशील को बताने लगती है और तभी वहाँ पर विनोद आता है और बिना वजह सुशील को मारने पीटने लगता है। खैर हाथापाई होने के बाद विनोद मीनल को अपने घर पार्टी पे बुलाता है क्योंकि विनोद आज रात बच्चा होने की पार्टी दे रहा है और उसी तरह विनोद सुशील को भी बुलाता है। खैर रात होने के बाद सुशील पार्टी पे जाता है लेकिन वहाँ पर उसका मन नहीं लगता, वो एक शराब की बोतल लेकर बाहर आ जाता है। पार्टी में आए हुए लोग उस बच्चे को अपनी अपनी गोदी में लेने लगते हैं। सुशील बाहर आकर उस मोहल्ले के ट्रांसफार्मर को देखता है, इसे बहुत गुस्सा आता है और अपने हाथ में पत्थर लेकर उस ट्रांसफार्मर पर फेंकता है जिसकी वजह से उस मोहल्ले की बिजली चली जाती है। बिजली जाने के बाद विनोद और उसकी पत्नी अपने बच्चे को ढूंढने लगते हैं लेकिन किसी के पास भी कहीं पर भी वो बच्चा मौजूद नहीं होता। जब अपने बच्चे को ढूंढते हुए विनोद किचन में आता है तो उसकी नजर कुकर पर पड़ती है और उस कुकर में से खून निकल रहा होता है जिसका मतलब किसी ने विनोद के बच्चे को उस कुकर में डाल दिया और इसी की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही होती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर आभा आती है और आभा को देखने के बाद मीनल पुलिस को बताने लगती है कि यही कुतिया है वो, इसी ने विनोद के बच्चे को मारा। तो पुलिस आभा को किसी जगह पर ले जाते हैं और आभा पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगती है। खैर फाइनली हमें यह बात पता चलती है कि उस बच्चे को मारने वाली और कोई नहीं बिन्नी होती है क्योंकि बिन्नी ये मान रही थी कि विनोद का जो बच्चा है ना वो बच्चा विनोद के लिए एक खिलौना था। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर दी एंड होती है। तो तीसरी कहानी का नाम है गिल्ली पूची। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बंदी से जिसका नाम है भारती, जो फिलहाल फैक्ट्री में कुछ काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक और बंदी आती है मैनेजर के साथ। मतलब मैनेजर इस लड़की को अपने फैक्ट्री अपने ऑफिस दिखा रहा होता है। ये देखने के बाद भारती मैनेजर की कैबिन में आती है और एक्चुअली इस ऑफिस में डेटा एंट्री की जॉब खाली थी। तो भारती को डेटा एंट्री का काम आता है लेकिन इसके बावजूद भी वो मैनेजर भारती को वो काम नहीं दिया, उसे फैक्ट्री में भेज दिया और अब जाके ये मैनेजर किसी दूसरी लड़की को इस जॉब के लिए हायर किया और ये बात भारती को हजम नहीं होती। यही बात भारती अपने साथी से जा पूछती है तो वो बंदा भारती को बताने लगता है कि तुम कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो वो जॉब तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि हम दलित है। और कुछ देर बाद वो नई लड़की भारती के पास आती है लंच करने के लिए और इस लड़की का नाम होता है प्रिया शर्मा। और तभी वहाँ पर इन दोनों के पास एक और बंदा आता है और भारती से बदतमीजी करने लगता है जिसकी वजह से भारती को बहुत गुस्सा आता है और भारती उस बंदे को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगती है और प्रिया भारती को किसी जगह पर लाकर उसे फर्स्ट एड करने लगती है। तभी वहाँ पर वो मैनेजर आता है और जो कुछ भी हुआ प्रिया अपने मैनेजर को बताने लगती है कि सारी गलती उसी बंदे की थी, भारती की कोई गलती नहीं थी। अब भारती के बारे में बात करें तो भारती अपने घर में अकेली रहती है। कुछ सालों पहले भारती के साथ एक लड़की हुआ करती थी और इससे हमें ये बात पता चलती है कि शायद भारती लेस्बियन है। मतलब भारती और उस लड़की के दरमियान किसी वगैरह होती थी।
कुछ सालों बाद उस लड़की को दिल्ली में जॉब आ गई और वो यहाँ से चली गई और हर वक्त भारती उसी लड़की को बहुत मिस कर रही होती है। अब प्रिया के बारे में बात करें तो प्रिया की शादी हो चुकी है, लेकिन इनके घर में इनके लिए सेपरेट बेडरूम नहीं होता, तो ये दोनों बहुत ही मुश्किल से इंटीमेट करने लगते हैं बाथरूम वगैरह जाकर। खैर दूसरे दिन काम खत्म होने के बाद प्रिया भारती को किसी जगह पर लाती है उसे ट्रीट देने के लिए, और इसी बातों ही बातों में प्रिया अपनी एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम होता है कविता, उसके बारे में भारती को बताने लगती है कि ये दोनों कॉलेज टाइम पे बहुत मस्ती किया करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद कविता की शादी हो गई और कविता ने प्रिया को फोन तक नहीं किया। और इसी बातों ही बातों में भारती प्रिया को इंटरव्यू के बारे में पूछने लगती है कि प्रिया को ये जॉब कैसे मिली। तो प्रिया बताने लगती है कि उस मैनेजर ने मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि तुम्हारे हॉबीज क्या है। और प्रिया टहरी एक पंडित, वो अपने मैनेजर से कहने लगती है कि मुझे हाथ देखना बहुत अच्छा आता है। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन प्रिया को कॉल लेटर आ गया। ये सुनने के बाद भारती बहुत अफसोस करने लगती है। मतलब भारती के पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, इसे अकाउंटिंग वगैरह आती है, इसके बावजूद भी भारती को वो जॉब नहीं मिली और ऊपर से भारती एक दलित है। तो खैर प्रिया भारती को हौसला दिलाने लगती है। इस तरह से धीरे धीरे ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। और एक दिन भारती प्रिया को अपने घर बुलाती है जहाँ पर भारती ने चिकन करी बनाया हुआ रहता है और प्रिया बहुत दिनों बाद चिकन खा रही होती है जो बहुत ही पसंद आता है इसे। प्रिया को खुश हुआ देखकर भारती प्रिया को गिली पुची देने लगती है, मतलब उसे किसी करने लगती है। ये देखकर प्रिया भी धीरे धीरे भारती के सामने आगे बढ़ती है उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी प्रिया को याद आता है कि ये शादीशुदा है और वो अपने आप को रोक लेती है। खैर दूसरे दिन प्रिया भारती को अपने कैबिन में बुलाती है लंच खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर नीचे कुछ बदबू वगैरह आती है। और इसी तरह प्रिया भारती को ये भी बताती है कि कल प्रिया का बर्थडे है और भारती को अपने घर बुलाती है। जब भारती प्रिया के घर आती है तो प्रिया की सासू माँ भारती को देखकर उसे पूछने लगती है, क्या यह हमेशा ऐसे ही मर्दों वाले कपड़े पहनती है क्या? तो प्रिया कहने लगती है, हाँ माँ जी। उसके बाद प्रिया की सासू माँ प्रिया से कहने लगती है कि तुम एक पंडित की घरानी की हो, दोस्ती करो तो अपने बिरादरी के लोगों में करो। उसके बाद केक वगैरह की कटिंग होती है। अब ये लोग ठहरे ब्राह्मण और प्रिया का हस्बैंड वेजिटेरियन केक बनाता है। केक वगैरह खाने के बाद प्रिया भारती को किसी जगह पर लाती है और भारती से अपने मन की बात शेयर करने लगती है कि प्रिया कविता को बहुत मिस कर रही है और इसी तरह प्रिया अपने पति को प्यार नहीं करती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। और उसी तरह प्रिया का हस्बैंड प्रिया से एक बच्चा चाहता है, लेकिन यहाँ पर प्रिया से प्यार नहीं हो पा रहा। खैर तभी वहाँ पर प्रिया का मैनेजर प्रिया को कॉल करके उसे डांटने लगता है कि प्रिया ने अपने काम में कुछ गलती कर दी है। वो फौरन ऑफिस बुलाता है। यही बात प्रिया भारती को बताती है और अपने साथ आने के लिए कहती है। जब प्रिया और भारती अपने ऑफिस जाते हैं तो प्रिया ये देखती है कि प्रिया का मैनेजर और कुछ कोलिग्स प्रिया के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है और प्रिया भारती को बाहर रुकने के लिए कहती है। खैर थोड़ी देर बाद उस मैनेजर की नजर भारती पर पड़ती है और वो मैनेजर भारती को अंदर बुलाता है। अंदर आने के बाद वो मैनेजर भारती से कहने लगता है केक काट के सारे कोलिग्स में बांट दो। तो बेचारी भारती उसी तरह से केक आपस में बांट देती है और किसी जगह पर आकर वो घुट घुट के रोने भी लगती है। सोचने लगती है क्या दलित की जिंदगी ऐसी ही है। खैर थोड़ी देर बाद प्रिया भारती के पास आती है और भारती प्रिया से कहने लगती है जो अब मैं कहने जा रही हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। अब तुम तुम्हारे सच को मान लो कि तुम शादीशुदा हो और कविता तुम्हारी जिंदगी में नहीं है और तुम्हें माँ बनना है और माँ बनने की यही अच्छी उम्र है। और कविता ने तुमको इसलिए कॉल नहीं किया क्योंकि कविता अपनी जिंदगी में खुश है, वो भी माँ बन चुकी है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है। और दूसरे दिन भारती प्रिया को कुछ टिप्स देने लगती है कि कब कब इंटीमेट करना होगा, कब कब बच्चा ठहरेगा। अब चूंकि प्रिया के घर में उतना कंफर्ट नहीं है तो भारती प्रिया को अपने घर की चाबी देती है और ऑफिस में भारती प्रिया का काम संभालने लगती है। इस तरह से हर रोज प्रिया और उसका हस्बैंड भारती के घर जाते हैं, वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट करने लगते हैं और कुछ दिनों बाद फाइनली प्रिया माँ भी बन जाती है। और प्रिया मैनेजर के पास आकर कुछ महीनों की छुट्टी मांगती है और इसी तरह प्रिया अपने मैनेजर से ये भी कहने लगती है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक भारती मेरा काम संभाल लेगी सर, आप फिक्र मत कीजिए, भारती को सारा सब कुछ आता है। खैर और कुछ दिन गुजरने के बाद फाइनली प्रिया के घर में एक बच्चा आता है और एक दिन भारती प्रिया को देखने के लिए उसके घर आती है, उसके बच्चे को देखती है। लेकिन एक बच्चा होने के बावजूद भी प्रिया अपनी लाइफ से खुश नहीं है क्योंकि प्रिया दिन भर अपने बच्चे की काम में लगी रहती है और इसी तरह प्रिया अपने पति को अभी भी प्यार नहीं कर पा रही है। उसके बाद प्रिया की सासू माँ भारती के लिए कॉफी लाती है, लेकिन एक स्टील ग्लास में। तो ये देखकर भारती अंदर का अंदर अपसेट होती है और प्रिया ये चाहती है कि प्रिया फिर से जॉब को ज्वाइन कर ले, लेकिन प्रिया की सासू माँ प्रिया को जॉब के लिए जाने नहीं देती क्योंकि अभी भी छोटा बच्चा है, कुछ काम वगैरह होंगे।
ये सुनने के बाद भारती प्रिया की सासू माँ की तरफदारी करने लगती है कि जो प्रिया की सास कह रही है वो सही है। प्रिया को अभी भी जॉब पे नहीं आना चाहिए, वो पहले अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखे। मतलब यहाँ पर बात ये है कि भारती इसीलिए प्रिया के घर गई है ताकि वो प्रिया के घर वालों को इनडायरेक्टली कन्विंस कर सके कि प्रिया दोबारा जॉब पे ना आए। जब भारती मैनेजर के पास आती है तो भारती अनजान बनने का नाटक करती है और वो मैनेजर भारती को प्रिया की जॉब दे देता है। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर दी एंड होती है। तो चौथी कहानी का नाम है अनकही। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से। बंदी का नाम है नताशा और बंदे का नाम है कबीर। और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों बोल और सुन नहीं सकते। मतलब ये दोनों साइन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। खैर रेडी होकर नताशा टैक्सी में आकर बैठती है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली नताशा ठीक ठाक ही है। मतलब वो बोल सकती है और सुन भी सकती है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर नताशा का एक पति होता है और उसका नाम होता है रोहन। और हर रोज इन दोनों के बीच झगड़े होते रहते हैं। इन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सुमेरा और वो बेचारी सुन नहीं सकती। मतलब नताशा अपनी बेटी से साइन लैंग्वेज में ही बात करती है और यही बात नताशा रोहन को भी बताने लगती है कि रोहन भी सुमेरा से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज सीख सके। लेकिन रोहन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी बेटी के लिए साइन लैंग्वेज सीख सके। तो वहीं पर सुमेरा भी होती है जो इन दोनों का झगड़ा देख रही होती है, लेकिन सुमेरा को कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसके बाद एक दिन नताशा किसी फोटो गैलरी जाती है फोटो वगैरह देखने के लिए और तभी वहाँ पर कबीर आता है। और एक्चुअली कबीर बोल सुन नहीं सकता तो कबीर अपनी साइन लैंग्वेज में नताशा को उस फोटो के बारे में बताने लगता है। तो ऑफ कोर्स नताशा को साइन लैंग्वेज आती है तो वो भी कबीर के साथ कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देती है। इस तरफ बेचारी सुमेरा बहुत अपसेट सी लगने लगती है क्योंकि रोहन सुमेरा से बात नहीं करता, इसे लाइक नहीं करता क्योंकि इसकी डिसेबिलिटी की वजह से। खैर उसके बाद धीरे धीरे नताशा और कबीर इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। लेकिन इसी दरमियान में नताशा को ये बात पता चलती है कि कबीर सुन सकता है लेकिन एक मशीन के जरिए से। इसके बावजूद भी कबीर मशीन यूज नहीं करता क्योंकि कुछ लोग कबीर से झूठ कहने लगते हैं। तो उन लोगों के झूठ को ना सुनने के लिए कबीर उस मशीन को यूज नहीं करता। और फिर कबीर नताशा से ये कहने लगता है चाहे लोगों की जुबान झूठ कहे लेकिन लोगों की आंखें सच कहती है। उसके बाद एक दिन कबीर नताशा को अपने घर बुलाता है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने ही लगते हैं कि तभी पता नहीं नताशा को क्या हो जाता है। वो कबीर के घर के बाहर आकर सीढ़ियों पे बैठ जाती है और तभी रोहन नताशा को यही मैसेज करता है कि इसे आने में थोड़ी देरी होगी। ये देखने के बाद नताशा फिर से कबीर के पास जाती है और इन दोनों में इंटीमेट होने लगता है। जब सुबह होती है तो ये सीन वही है जो कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जी हाँ, कबीर नताशा का हस्बैंड नहीं है। खैर रेडी वगैरह होने के बाद नताशा टैक्सी लेकर अपने घर जा रही होती है तो कबीर को कुछ बात याद आने लगती है। वो फौरन नीचे जाता है नताशा को कुछ बात करने के लिए, लेकिन तब तक नताशा जा चुकी होती है। तो कबीर फौरन एक और टैक्सी पकड़कर नताशा के पीछे लग जाता है। जब नताशा अपने घर आती है तो नताशा ये देखती है कि रोहन और सुमेरा ये दोनों हंसी खुशी से बात कर रहे होते हैं। इन दोनों में बहुत ही स्वीट कन्वर्सेशन हो रही होती है। मतलब इतने सालों में रोहन ने अपनी बेटी से बात नहीं की और आज ये चीज देखकर नताशा बहुत खुश होती है। और तभी वहाँ पर कबीर भी आता है और कबीर नताशा की फैमिली देखकर बहुत अपसेट फील होने लगता है और नताशा को अपनी साइन लैंग्वेज में कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन इसके हाथों से लफ्ज बाहर नहीं आते। तो बहुत ही मुश्किल से कबीर नताशा से कहने लगता है कि लोग जुबान से झूठ कहने लगते हैं लेकिन तुमने तो अपनी आंखों से भी झूठ कहा। यह सुनने के बाद नताशा फौरन उस दरवाजे को बंद कर देती है और ये भी घुट घुट के रोने लगती है। मतलब कबीर यही समझता था कि नताशा भी गूंगी बहरी है और इसकी कोई फैमिली नहीं है और कबीर बेचारा नताशा से प्यार कर बैठा। तो कहानियाँ कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।